चलिए बेटा, अब कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमने दो क्वेश्चन टच कर लिया था, एक इलस्ट्रेशन ले लिया था और एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया था। अब थोड़ा सा और देखते हैं कुछ क्वेश्चन को कि कैसे किया जाएगा उसको। तो सबसे पहले हम ऐसा स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था, पहले आसान आसान क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद मैं टफ पे आऊँगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 42 है बेटा। ठीक है, आपके पास न्यू बुक अगर होगी किसी के पास तो 41 होगा, आई थिंक 40 या 41 होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी है इस वक्त आपके सामने है। ये देखिए, ये 42 है। ये पूरी एक बैलेंस शीट है जिसमें उन्होंने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। मैं इसमें से सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको अभी सिखा रहा हूँ। अब जब फाइनेंसिंग अच्छे से सीख लेंगे तब हम लोग इन्वेस्टिंग फिर ऑपरेटिंग की तरफ चलेंगे। सॉरी जी बेटा, ये रहा हमारा फाइनेंसिंग के लिए कैश फ्लो हमारे सामने है। सॉरी, बैलेंस शीट हमारे सामने है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना था, उसमें हम सिर्फ फाइनेंस अभी पढ़े हैं, सिर्फ फाइनेंस को ही हम लोग इस वक्त टच करेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं देखेंगे। तो आप आइए, बैलेंस शीट में आप देखेंगे, आपके पास बुक होगी और उसमें आप देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपके सामने है, शेयर होल्डर्स फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। आपको याद है ना कि फाइनेंस के लिए हम लोग ये तीन ही चीज़ों को देखते थे। एक होता था शेयर होल्डर्स फंड में शेयर्स कैपिटल, जिसमें से इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को देखते थे, और उसके बाद है यहाँ पे डिवेंचर्स है। करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह देखते थे। आप इसको अच्छे से एनालाइज कीजिए तो आप देखेंगे शेयर्स कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह नहीं है, तो सिर्फ एक शेयर्स कैपिटल है। उसके बाद डिवेंचर में लोन नहीं है, सिर्फ डिवेंचर है। और करंट लाइबिलिटी में जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया था, और बैंक लोन बताया था, शॉर्ट टर्म बैंक लोन बताया था, वो भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है सर। तो सर जब इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी, वो चीज़ें नहीं होंगी, तो क्या करना है बेटा, वो जो चीज़ें नहीं है उसको इग्नोर करके काम को करना है आपने। तो आप देखिए यहाँ पे शेयर्स कैपिटल जो 2 लाख का था बेटा, वो 2,50,000 का हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है, तो इशू लिखेंगे आप इसमें। डिबेंचर की बात करें, डिबेंचर 50,000 से 80,000 हो गया, इसका मतलब ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसे भी इशू ऑफ डिबेंचर बोलेंगे आप। और करंट लाइबिलिटी में कोई भी चीज़ें आपके पास नहीं है ऐसी। उसके बाद मैंने अब बात कही थी कि बैलेंस शीट के बाहर आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मिल जाता है, बैंक सॉरी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और पोस्ट डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड मिलता है, तो एक बार उसको भी देख लिए कि इसमें बैलेंस शीट के बाहर ऐसा कुछ है क्या। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे आप बैलेंस शीट को जब देखेंगे तो उसमें क्या गिवन है बेटा। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखिए तो कुछ भी नहीं है, या बैलेंस शीट क्लोज हो जाए, उसके बाद आंसर्स गिवन है। तो खैर हमें चीज़ नहीं दे रखी है, तो बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है इसमें। देखिए 42 है जो मेरी बुक में है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप अपनी बुक से मैच कर लीजिएगा इसको बच्चे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ज़रा 42 को। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लीजिए बेटा 42, एक मिनट, हाँ जी 42। 42 में मेरे पास शेयर्स कैपिटल था 2 लाख से 2,50,000 हो गया था, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, उसे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और ये इशू कितना था बेटा, 2 लाख से 2,50,000 रोजाना, यानी 50,000 का इशू हुआ था। ठीक है सर। उसके बाद आ जाए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, जिसमें डिवेंचर है आपके सामने, 15% का डिवेंचर है। तो डिवेंचर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे बेटा, जब इंक्रीज होगी तो हम लिखेंगे इशू ऑफ 15% डिवेंचर्स। वो अमाउंट है बेटा हमारे पास 30,000 का। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। करंट लाइबिलिटी में हमारे पास कुछ था ही नहीं, यही दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है बेटा, एंट्रीम डिविडेंड भी नहीं है, सिर्फ ये दो अमाउंट है। कितना आसान हो गया, सिर्फ ये दो चीजें तो बहुत आसान है। लेकिन सर एक बात बताइए, डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी तो है, हम इंटरेस्ट का क्या करें, इंटरेस्ट भी तो हमें देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा बेटा। और इंटरेस्ट अगर देते हैं आप, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, और वो माइनस में होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और आंसर जिसमें भी आए, अगर प्लस में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, माइनस में आया तो नेट कैश यूज आ जाएगा।
अब सवाल है कि सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम किस पे कैलकुलेट करें, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आप किस पे कैलकुलेट करिएगा, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, आपके पास 2 इयर्स की वैल्यू है, एक 2017 का डाटा है, एक 2016 का डाटा आपके सामने है, और दोनों 31 मार्च है। प्रीवियस ईयर में जो डिवेंचर था हमारे पास वो 50,000 का था, करंट ईयर में जो डिवेंचर है मेरे पास वो 80,000 है। ये है बेटा 15% डिवेंचर जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको ये समझना है कि सर इंटरेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए ये पूरा एक साल है, 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 की डेट है। यहां से यहां तक 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक अगर आप देखते हैं तो जो 31 मार्च 2016 का एंड है वही 2017 का स्टार्टिंग है। तो मार्च 2016 में खत्म था, तो 1 अप्रैल 2016 में जो डिबेंचर की वैल्यू थी वो 50,000 थी, और एंड में अगर देखते हैं तो 80,000 है। तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि ये इंक्रीज कब हुआ है, साल के स्टार्टिंग में हुआ है, साल के एंड में हुआ है, मिड में हुआ, क्या है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि जो डिबेंचर है आपका, वो डिबेंचर साल के स्टार्टिंग में ही इन इशू हो गया होगा। 50,000 से 80,000 कब हुआ होगा, साल की स्टार्टिंग में हो गया, तो इसका मतलब पूरे साल जो है आपका जो डिबेंचर रहा होगा वो 80,000 रहा। अगर पूरे साल डिबेंचर 80,000 है तो इंटरेस्ट भी 80,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट कि इट इज एज्यूम्ड दैट डिबेंचर इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो बोलेंगे दैट न्यू डिबेंचर issued at the beginning of the current year। करंट ईयर के बिगिनिंग में ही डिबेंचर इशू हो गया था, ये हमने एज्यूम कर लिया है। अगर आप ऐसा एज्यूम करेंगे तो आप जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कैलकुलेट करेंगे तो डिबेंचर की वैल्यू 80,000 हो जाएगी, और उस पे आपको 15% इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात। अच्छा सर आपने ऐसा क्यों माना कि डिबेंचर इशू हुआ है तो स्टार्टिंग में हुआ है। बेटा आप मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो आपको अजम्पशन लिख के आना है एग्जाम में, और उसमें बताना पड़ेगा क्या वजह है भाई, क्यों आपने 80,000 पे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, वो आपको बताना पड़ेगा। जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है बेटा 12,000। तो हमने 80,000 पे इंटरेस्ट निकाला, क्या वजह है 80,000 पे, हमने ये माना कि 50 से जब 80,000 का डिवेंचर हुआ तो पूरे साल जो है 80,000 ही रहा है। वो कब पॉसिबल है पूरे साल 80,000 होना, जब हम ये मान के चले कि 50 में जब 30,000 का इंक्रीमेंट है वो स्टार्टिंग में हो गया था। अगर डिवेंचर साल के स्टार्टिंग में ही इशू हुआ है तो पूरे साल का जो अमाउंट है 80,000 उसी पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अच्छा सर मान लेते हैं कि हम ऐसा ना माने, हम ये भी तो मान सकते हैं कि जो डिबेंचर है वो साल के स्टार्टिंग में ना बढ़ के साल के एंड में इशू हुआ हो, तब क्या करेंगे। तो आइए बेटा वो भी बता देता हूं मैं कि अगर आपने ये माना इट इज एज्यूम्ड दैट न्यू डिबेंचर issued at the end of the current year, करंट ईयर के एंड में इशू हुआ है डिबेंचर, तब आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब आप निकालेंगे तो आप किस पे निकालेंगे 50,000 पे, क्योंकि पूरे साल जो अमाउंट रहा है उसी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब पूरे साल तो 50 रहा है, एंड में तो डिबेंचर इंक्रीज हुआ, तो पूरे साल 50,000 रहा, 50,000 का 15% आपका 7,500 आया। अब देखिए सर ऐसा करेंगे क्यों। बेटा ऐसा तब करेंगे जब क्वेश्चन में बताया नहीं कि इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे निकालना है, या ये नहीं बताया कि अगर डिबेंचर बढ़ रहा है तो कब बढ़ रहा है, या डिबेंचर घट रहा है तो कब घट रहा है। तो आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा, किसी भी वैल्यू पे आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, आप 80 पे भी निकाल सकते हैं और 50 पे भी निकाल सकते हैं।
आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें वैसे निकाल लें अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हो, लेकिन आपको लिख के आना पड़ेगा। अगर आप 50 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो इंक्रीमेंट है वो साल के एंड में हुआ था। और अगर 80,000 पे आप इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो डिबेंचर का इश्यू है वो साल के स्टार्टिंग में ही हो गया था, इस वजह से हम 80,000 पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो सर आप कौन सा फॉलो करेंगे? बेटा मैं क्या करूंगा, मैं 7,500 को ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? बस एम ही ले रहा हूँ, आप चाहो तो ये ले लो। तो सर अगर मैं 7,500 लिखूं और कुछ बच्चे जो है उसमें 12,000 लिख दे, तब क्या होगा बेटा? दोनों आंसर सही होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किताब से मैच भी ना हो तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। अजम्पशन के साथ करना है आपको, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, 530 80,000 में से 7,500 आप माइनस कर दीजिए। 80,000 में से 7,500 माइनस होगा तो आता है बेटा 72,500। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इस तरीके से आपको लिखना है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, नोट आपको जरूर लिख के आना। इंटरेस्ट तो आप चाहे 50 पे कैलकुलेट कर लीजिए, 80 पे कैलकुलेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको नोट लिखना पड़ेगा कि आपने क्या सोच के, क्या समझ के आपने इंटरेस्ट इस वैल्यू पे कैलकुलेट किया है। तो 42 का भी फाइनेंसिंग हम लोगों ने कर लिया। अब इसी तरीके से हम 43 की तरफ चलते हैं। मैं आपको 43 जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाता हूं। आइए बेटा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। अब अपने बुक में मैच कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। तो 43 में आप देखिए कि हमें बोला गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन आपको पता है कि जैसा कि मैं सिर्फ आपको फाइनेंस सिखा रहा हूं, तो फाइनेंस देखते हैं। फाइनेंस में हमने बात करी थी, तीन चीजें देखते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कि हम देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड से, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट ही होता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर होता है। और नॉन करेंट लाइबिलिटी में लोन या डिबेंचर देखते हैं, और करंट लाइबिलिटी में हम लोग देख रहे होते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और होता है शॉर्ट टर्म लोन। चलिए 43 में चेक करते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो 43 में आप देखेंगे शेयर्स कैपिटल जो है उसकी वैल्यू पहले 3 लाख की थी बेटा, अब हो गई है 4 लाख की। इसका मतलब शेयर्स कैपिटल जो है हमारा 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है। 1 लाख से अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो जिससे हम क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 है, चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर ऐसा तो नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रखा हुआ है। तो आइए रिजर्व एंड सरप्लस आप अगर नीचे देखते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस आपको नीचे क्या दिख रहा है बेटा, देखिए। आई जी, रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि हमारे काम की चीज नहीं है, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व चाहिए था। ओके सर, तो शेयर्स कैपिटल हमारे काम की चीज थी, वो हो गया। उसके बाद आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में मॉर्गेज लोन है। लोन के बारे में बात अगर करते हैं तो 170 से 140 हो रहा है। इसका मतलब लोन की आपने पेमेंट कर दी है। कितनी पेमेंट करी है बेटा? 30,000 की आपकी लोन की पेमेंट हो गई। करंट लायबिलिटी में आइए तो करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है। अगर होता भी तो क्या होता, हमें किस चीज से मतलब था? तो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट हमें चाहिए था और चाहिए था शॉर्ट टर्म लोन। ये चीजें है नहीं। अब करते हैं स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। सर बैलेंस शीट के बाहर प्रपोज डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वगैरह चेक कर लिया? चलो जी चेक कर लेते हैं। ये रहा बैलेंस शीट, हो गया है यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे हो गया है बैलेंस शीट क्लोज। बैलेंस शीट के बाहर इसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर नहीं है तो हम समझ लेंगे कि प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और इंटरेस्ट के बारे में कोई जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप भी करिए बेटा, हो सके तो वीडियो रोक के आप खुद से पहले ट्राई करिएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। जी बेटा 43 यहाँ लिखते हैं कैश, छोड़िए इसको नहीं लिखते, सीधा आते हैं मुद्दे पे। शेयर्स कैपिटल के बारे में 3 लाख से 4 लाख हो गया शेयर कैपिटल, तो क्या लिखेंगे बच्चे? इसे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। और इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल का अमाउंट कितना है? वो है बेटा 1 लाख रुपीस। उसके बाद आते हैं लोन पे। लोन था 170 से 40 हो जाना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसे हम लोग कहते हैं पेमेंट। पेमेंट ऑफ, अगर मॉर्गेज लोन है तो आप प्लीज मॉर्गेज लोन ही लिखें। पेमेंट ऑफ मॉर्गेज लोन, और जिसकी वैल्यू है बेटा 30,000।
और कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन इसके अलावा यहाँ पे नहीं दे रखा है। सर कुछ भी नहीं दे रखा है? नहीं बेटा, इसके अलावा कहीं पे भी कोई इंफॉर्मेशन इनके बारे में नहीं है। इंटरेस्ट वगैरह का भी जिक्र नहीं है, प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है, इंटरिम डिविडेंड भी नहीं है। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा? सिर्फ 70,000 और प्लस में आंसर है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 43 हम लोगों ने कर लिया। अब आइए हम लोग करते हैं बेटा 44। ठीक है जी, फाइनेंस हम लोग देख लेते हैं 44 का, जरा फाइनेंस चेक करते हैं क्या है 44 में। लीजिए जी बच्चे, ये लीजिए 44। ठीक है जी, आपको दिख रहा होगा 44 को। आप देखेंगे फॉलोइंग आर दी बैलेंस शीट्स ऑफ अग्रवाल लिमिटेड एज 31 मार्च 2017 एंड 16। 2 साल का आपको बैलेंस शीट गिवन है। उसमें आपके सामने शेयर कैपिटल है बेटा 2 लाख से 2 लाख, कोई चेंज नहीं शेयर कैपिटल में। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है, नोट नंबर 1, तो आप नोट नंबर 1 नीचे आ जाइए। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है बेटा, फाइनेंस में मतलब नहीं है। मतलब हमें क्वेश्चन में दिया है तो उसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए हमें कुछ भी जरूरत नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर आते हैं हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी में। मॉर्गेज लोन है बेटा, जो कि 50 से 75 हो रहा है, इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब आपने लोन लिया होगा। और करंट लायबिलिटी में 2 चीजें, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ट्रेड पेबल से कोई मतलब नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन चेक कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आप देखेंगे, एक तो है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स और एक है प्रपोज डिविडेंड। एक्चुअली में ये पुरानी बुक है, तो पुरानी बुक में प्रपोज डिविडेंड जो होता था ना, वो हमारे करंट लायबिलिटी में हुआ करता था। अब आपके पास जो नई बुक है उसमें प्रपोज डिविडेंड नहीं होगा, ये बैलेंस शीट के बाहर होगा प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आउटसाइड दी बैलेंस शीट है बेटा। ये मेरे पास इस वक्त बुक न्यू वाली नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम इसको मान के चलेंगे, ये जो प्रपोज डिविडेंड मुझे दिख रहा है, क्या मानेंगे इसको हम लोग? आउटसाइड दी बैलेंस शीट हम लोग इसको मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजन जब चेक किया, नोट नंबर 2 में प्रपोज डिविडेंड था, जो कि बैलेंस शीट में है, लेकिन बैलेंस शीट में आपकी बुक में नहीं होगा। आप अगर चेक करेंगे तो बैलेंस शीट के बाहर होगा प्रपोज डिविडेंड। उसकी वैल्यू है आपके पास 20,000 एंड 28,000, जो कि हमें किस बात से मतलब होता है? हमें होता है प्रीवियस ईयर की वैल्यू से मतलब। ठीक है जी, प्रपोज डिविडेंड हमें कौन सा चाहिए होता है बेटा? प्रीवियस ईयर वाला चाहिए होता है। तो आइए इसको, इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये क्या हो गया। बेटा पुरानी बुक है, उसमें उसी हिसाब से लिख रखा है। शेयर्स कैपिटल में आते हैं। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं था, लोन में चेंज था, तो उसमें भी इंक्रीज हो रहा था, तो आप इंक्रीज लिख दीजिए या रेजिंग लिख दीजिए ऑफ मॉर्गेज लोन, और अमाउंट है भाई 25,000। और इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं हम लोग, तो प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू है मेरे क्वेश्चन में वो 20,000 थी। मैंने आपसे कहा कि आपके क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का ही लेना है, लेकिन वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं होगा, बैलेंस शीट के बाहर होगा। आइए सॉल्व करते हैं बेटा। ये आ गया हमारा 5,000 रुपए का, और इसे लिखते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये हम लोगों ने 44 तक कर लिया इस क्वेश्चन को, मतलब 44 तक हम लोगों ने ट्राई कर लिया है। चलिए जी, 44 के बाद मैं करवा रहा हूं 45। आइए बेटा 45 देख लेते हैं एक बार। ये लीजिए, ये आपके सामने है बैलेंस शीट। यहाँ से स्टार्ट है शेयर्स कैपिटल से। शेयर्स कैपिटल को आप चेक करेंगे तो 22 लाख से 24 लाख हुआ, इसका मतलब 2 लाख का इंक्रीज हुआ, जिसे आप कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 है। रिजर्व एंड सरप्लस में जो नोट है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका हमें कोई यूज नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है भाई, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 340 से 480 हो गया, इसका मतलब पेमेंट हुआ है। और ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, इसमें भी हमारे मतलब की कोई चीज है नहीं। और बैलेंस शीट के बाहर अगर आप देखते हैं
तो बैलेंस शीट के बाद यहाँ पे कुछ मशीन वगैरह सेल करी गई हैं, लेकिन प्रपोज डिविडेंड, एंट्रीम डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें एक शेयर कैपिटल है, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, ना ही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे कोई इंटरेस्ट वगैरह है। आइए बेटा 45, तो शेयर कैपिटल की बात कर लें अगर इसमें, तो शेयर कैपिटल में यहां लिखेंगे बच्चे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करें तो पेमेंट हुआ है बेटा, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 340 और 480, 1,40,000। तो ये अमाउंट आ गया जी 60,000, और ये क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बात समझ में आ रही है बच्चे आपको? तो ये 45 तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग।